खनकाह, दिल्ली में शुरुआत इन्होंने किया, लेकिन जहां पर अंत होता है वही अंतिम पहचान बन जाती है। इनका खनकाह कहां पे? गेसूदराज का गुलबर्गा में। बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान रहे, लेकिन लेकिन याद रखिए, लेकिन गेसूदराज से देखिए ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी का अच्छा संबंध नहीं था। अच्छा संबंध नहीं था, याद रखिएगा। अर्थात विचारों में कटुता थी, मनमुटाव था। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान में रखने वाला। 1413 में इसी के शासनकाल में, फिरोज शाह बहमनी के शासनकाल में, दिल्ली छोड़ करके यह गुलबर्गा आते हैं। राजधानी गुलबर्गा है बहमनियों की, लेकिन गेसूदराज से इनका अच्छा संबंध नहीं था। आगे बात को ले चलते हैं। देवगिरी की बात है। देवगिरी, फिरोज शाह घटना होती है क्या? देवगिरी में भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी के तट पर, कहां पर? भीमा नदी के तट पर देवगिरी में फिरोज शाह बहमनी ने एक नवीन नगर बसाया। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कहां पे? देवगिरी में। बड़ा सा एरिया है देवगिरी। देवगिरी के अंतर्गत ही एक नया शहर बसाना हो रहा है, नवीन नगर बसाया, जिसका नाम था अपने नाम पर ही फिरोजाबाद। फिरोजाबाद अर्थात फिरोजाबाद सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में भी है, तो हरियाणा में भी है, अन्य अन्य राज्यों में भी इस नाम से आपको स्थान देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में फिरोज शाह बहमनी, पूरा नाम ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी के द्वारा कहां पे? देवगिरी में फिरोजाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की जा रही है। और इस नए नगर फिरोजाबाद में ही यहीं पर फिरोज शाह ने क्या कराया? फिरोज शाह ने नक्षत्रशाला, एक नक्षत्रशाला, अर्थात जिसे हम लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, नक्षत्रशाला या वेधशाला की स्थापना कराई थी यहीं पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और न जाने कितनी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस शासक ने एक नक्षत्रशाला की स्थापना कराई हुई थी। तो मेरे भाई निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, दक्कन क्षेत्र में बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा एक नक्षत्रशाला कहां पे? फिरोजाबाद में स्थापित कराया गया था। फिरोजाबाद का लोकेशन क्या है? भीमा नदी के तट पर, देवगिरी अर्थात दौलताबाद क्षेत्र में ही। बात आसानी से स्पष्ट है क्यों भाई? एक बहुत ही फेमस किताब है, एक पुस्तक है जिसका सिहान ए मासिर, एक प्रसिद्ध किताब है। और यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? एक लेखक रहे सैयद अली तबातबाई। तबातबाई लेखक कौन है? सैयद अली तबातबाई की यह किताब है बुरहान ए मासिर। काफी बाद में यह किताब लिखी गई। कब लिखी गई? तो यह बात है 1580 के लगभग। 1580 में यह किताब पब्लिश हुई थी। और इस किताब में एक बात लिखी है, इस पुस्तक के अनुसार के फिरोज शाह कब लिखी गई? तो यह बात है 1580 के लगभग। 1580 में यह किताब पब्लिश हुई थी।
और इस किताब में एक बात लिखी है, इस पुस्तक के अनुसार अपनी जीविका कैसे चलाता था, अपनी जीविका चलाता था। अन्य अन्य सुल्तानों को लेकर के भी इस प्रकार का प्रश्न बनता है। फिरोज शाह के संदर्भ में भी एक प्रश्न ऐसा बनता है। इस किताब में लेखक ने काफी समय के बाद यह किताब प्रकाशित हुई थी, लिखा है कि ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी कुरान की नकल करता था, कुरान की नकल अर्थात लेख लिखा करता था, नकल कर इसे बाजार में बिचवाता था, में बेचकर इससे जो आय प्राप्त होती थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख एक किताब में किया गया है। महत्वपूर्ण किताब है बहमनी शासन के ऊपर, तो निश्चित रूप से इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना है। महानतम शासक फरिश्ता, पहले ही बात हमने कर लिया, महानतम शासक फरिश्ता बता रहा है, जबकि जीविका चलाने का, जीविकोपार्जन का साधन क्या है ताजुद्दीन फिरोज शाह के, तो भाई कुरान को लिख रहा है और उसकी प्रति मार्केट में बेच रहा है। जो कुछ पैसा आ रहा है उससे बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके शासनकाल में ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी का विजय हुए, 3 संघर्ष हुए। अब विजयनगर का जो राजा है, राजा कौन है, तो देवराय प्रथम है। देवराय प्रथम ये विजयनगर का इस समय राजा है। तो देवराय प्रथम के साथ कुल 3 बार संघर्ष होता है। हुआ क्या इसमें, आरंभिक 2 युद्धों में, याद रखिए, आरंभिक 2 युद्ध में फिरोज शाह बहमनी को थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त होती है, आंशिक सफलता प्राप्त हुई, आंशिक सफलता मिली। अर्थात भारी कौन पड़ रहा है, देवराय प्रथम थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, भारी कौन पड़ रहा है, फिरोज शाह बहमनी भारी पड़ रहा है विजयनगर के ऊपर, शुरुआती 2 युद्धों में। और एक युद्ध में तो देवराय प्रथम को हारने के एवज में अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ रहा है फिरोज शाह के साथ। इसी क्रम में क्या हुआ, पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ किया था, बहमनी के साथ किया। अब तीसरे युद्ध की बात करते हैं। तीसरे युद्ध में क्या हुआ, तीसरा युद्ध कब हो रहा है, तीसरा युद्ध हुआ 1419 में। 1419 में तीसरा युद्ध जो हो रहा है, इस युद्ध में क्या हुआ, देवराय प्रथम को जीत मिल गई। देवराय प्रथम ने दामाद कौन, फिरोज शाह बहमनी को पराजित कर दिया, बहमनी को पराजित कर दिया। जब पराजित हो गए, ऊपर तो 2 युद्धों में आंशिक सफलता मिली, शादी वादी हो गई, खुश हैं भाई साहब, चलो कुछ ही मिला तो सही। लेकिन ये इस तीसरे युद्ध में देवराय प्रथम ने पिछले 2 युद्धों में जो अपमान सहना पड़ा था उसका बदला निकाल लिया, बढ़िया से फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया। और जब वो पराजित हो गए बढ़िया से फिरोज शाह बहमनी, तो भाई अंदर खाने में क्या अब आवाज निकलनी शुरू हुई, तो भाई लोगों
लोगों ने इस पराजय के बाद फिरोज शाह बहमनी के प्रति निराशा प्रकट करना शुरू किया, निराशा प्रकट किया। और यही कारण रहा कि अंततः 1422 में अपने भाई तो अब अगला शासक कौन निकल करके आ जा रहा है? अहमद शाह प्रथम अगले शासक बनते हैं 1422 में जाकर के। लेकिन इसके पहले ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और देखने को मिलता है। क्या? एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में कि फिरोज शाह बहमनी के शासन काल में ही फिरोज शाह बहमनी ने अपने राज्य में को आमंत्रित किया। समझिएगा, अफाकी। अब ये एक शब्द निकल करके आ गया, अफाकी आपके सामने। अफाकी, अब ये अफाकी हैं कौन? तो भाई पश्चिम एशियाई विदेशी मुसलमान है, विदेशी मुसलमान है। ईरानी नहीं है, पश्चिम एशियाई क्षेत्र से जुड़े हुए विदेशी मुसलमान हैं। अमीर लोग हैं, अमीर वर्ग वाले अफगानी लोगों को आमंत्रित किया। जब आमंत्रित किया तो ये लोग आते हैं, राजा ने बुलाया है, हम चलेंगे। ये लोग आते हैं तो अभी तक क्या थी स्थिति बहमनी राज्य में कि बहमनी शासन प्रशासन में जो देसी मुसलमान वर्ग था, बहमनी शासन प्रशासन में जो देसी मुसलमान लोग शामिल थे, जिन्हें दखनी के नाम से जाना जाता था, द आधा क ख नी, दखनी, जिन्हें घुरीब के नाम से जाना जाता था, ये देसी मुसलमान हैं जो पहले से उन क्षेत्रों में रह रहे हैं, दिल्ली सल्तनत वाले मुसलमान हैं। यही लोग शासन प्रशासन में शामिल थे। लेकिन फिरोज शाह बहमनी ने क्या किया, आपको सोचा और विदेशी पश्चिम एशियाई अमीरों को बुला लिया, आइए शासन प्रशासन में भाग लीजिए। जब बुला लिया तो अब प्रशासन में जो धौंस दखनियों की चल रही थी, जो देसी मुसलमान हैं, अब उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब उनके बीच कुछ नए विदेशी लोग आ गए, अफाकी आ गए, इनको भी पद मिल रहा है। अब इससे क्या हुआ कि एक दलगत गुटबंदी की स्थिति पैदा होगी। इससे दरबार में दलगत गुटबंदी, देसी मुसलमान